वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 3 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक साथ कंपाइल करके यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। के की किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस का हमारे पास क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस इस तरह से दे रखी हो, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है। अब यहां पर आप समझें कि यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, तो ये जो इक्वेशंस है ना, ये लाइंस की इक्वेशंस हैं। उस केस में जो लाइंस है वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, और लाइंस जितने पॉइंट पे कट करती है उतने उनके सोल्यूशन होते हैं। अब जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो उस केस में उनका वन या फिर आप कह सकते हो कि यूनिक सोल्यूशन होगा। सेकंड केस आता है कि जब लाइंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो लाइंस उस केस में होती हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब a और b भी यहीं पर है और कोई cd लाइन है वो भी इसके ऊपर ही है। अब आपसे पूछा जाए कि कितने पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो आप बोलेंगे सर हर पॉइंट पे कट कर रही हैं, यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और लाइंस होंगी आपके पास कोइंसिडेंट। एंड थर्ड केस आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइंस होती हैं पैरेलल। ए बी एक लाइन यहां पर है, सी डी एक लाइन यहां पर है। अब आपसे बोला जाए कि सोल्यूशन कितने होंगे, तो लाइंस कट कितने पॉइंट पे कर रही हैं, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही हैं, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस के केस में कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। तो ये वो केसेस हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब जरा आप देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था। पहले ये a1 b1 a2 b2 c2 सब निकाल देते हैं हम कंपेयर करके। तो इसको हम कंपेयर करते हैं। दिस फर्स्ट, यहां पे कह दो कि दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, विद किसके साथ, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2 रेस्पेक्टिवली। हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास जो a1 है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा k, जो b1 है वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और c1 है वो आ जाएगा 3। a2 हमारे पास आ जाएगा 3, b2 हमारे पास आ जाएगा 6 और c2 हमारे पास आ जाएगा यहां पे 10। अब वो कह रहा है कि इक्वेशंस के पास ना क्या होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होता है उनके पास, यूनिक सोल्यूशन होता है जब a1 अपॉन e2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आप कहेंगे इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इनकी वैल्यू यहां पे रख दो। a1 हमारे पास है k, a2 हमारे पास है 3, b1 हमारे पास है 2, b2 हमारे पास है 6। तो यहां पे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। 6k नॉट इक्वल टू 6k इज इक्वल टू में इज नॉट इक्वल टू, या फिर आप यहीं पे कैंसिल करते हैं इसको, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 1। सो k इज नॉट इक्वल टू 1, यानी k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू का मतलब है k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप कहेंगे कि लाइंस हैव
लाइन्स या फिर लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, यानी कि 1 के अलावा हर वैल्यू के लिए क्या होगा, उनका हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी x जो k की वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू वहां पर हो सकती है। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उसके पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो। और कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं होता है, जब आपका वो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, यानी ये वाली कंडीशन। तो पहले आप उन्हें कंपेयर करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल दो। तो इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड with a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2 रेस्पेक्टिवली, यानी पहले वाली को फर्स्ट से, दूसरे वाली इक्वेशन को सेकंड से। तो हमारे पास a1 की वैल्यू यहां पे आ रही है 3, b1 की वैल्यू आ रही है यहां पे 1, और जो c1 है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। a2 is 2k minus 1, b2 is k minus 1 and c2 is 2k plus 1। तो यहां पे आप कहोगे लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन व्हेन, हैव नो सॉल्यूशन, कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा व्हेन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो यहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे। a1 b1 c1, a2 b2 c2 सभी की वैल्यू हम यहां पे रखने वाले हैं। a1 हमारे पास है 3 upon 2k minus 1, यहां पे 1 upon k minus 1 is not equal to 1 upon 2k plus 1। अब यहां से देखिए इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा, जरा देखिए, यहां पर 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई यहां पे 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इसको इधर ले आएंगे, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू, यहां पे इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज -1 प्लस का 3, यहां पे आ गया k और यहां पे आ गया आपका 2, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 यहां पर आ गई है। अब तो यहां से हमने k की वैल्यू निकाली, इसके तो इक्वल नहीं है, तो यहां से हमने k की वैल्यू बता दी है कि जो k की वैल्यू है हमारे पास 2 आ जाएगी। तो जब वो कहता है ना कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कर लो। वो कहता है कि कोइंसिडेंट हो, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होने चाहिए, तीनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर वो कहता है कि नो सोल्यूशन, दैट मींस पैरेलल है, ये वाली कंडीशन यूज करके हम वहां पर के या जो भी वेरिएबल की वो वैल्यू पूछ रहा है वो बता सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी हमें के की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए फॉलोइंग जो पेयर हमें दे रखा है उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। जब हमारे पास ये इक्वेशंस होती है, अब देखिए c1 इज इक्वल टू के सामने लिखा हुआ है, आप इसे इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों में इक्वल टू के इस तरफ या इस तरफ दोनों में सेम पोजीशन पर होना चाहिए, तो उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के होता है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे लिखते हैं हम कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। तो यहां से a1 की वैल्यू क्या आ गई, a1 की वैल्यू आ गई k, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 3, और c1 की वैल्यू आ गई माइनस का k माइनस 3, और a2 की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 12,
B2 की वैल्यू क्या आ गई K, C2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का K। आप कहेंगे लीनियर इक्वेशंस हैव infinitely many solutions कब कब होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वैल्यू रखते हैं k बाई 12, यहां पर 3 बाई k और यहां पे माइनस का k माइनस 3 अपॉन में माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहां पे एक बार इन्हें कंपेयर कर लेते हैं और एक बार इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां से जरा देखिए k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई के, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, स्क्वेयर को इधर लेके आएंगे तो प्लस माइनस रूट 36 यानी प्लस माइनस 6। और यहां से देखिए 3 बाई के इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन में के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के स्क्वेयर माइनस 3 के, इसको भी इधर ले आएंगे तो के स्क्वेयर माइनस 3 के इज इक्वल टू 0, के स्क्वेयर माइनस 6 के इज इक्वल टू 0, के कॉमन ले लेंगे तो के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या तो के 0 होगा या फिर के होगा 6। तो आप ध्यान से देखें दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिल रही है, जब हमने दोनों को कंपेयर किया है दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, यहां प्लस माइनस 6 मिल रहा है, यहां पे 0 और 6 मिल रहा है। अब हमें के की वो वैल्यू लेनी है जो पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जो के की वैल्यू प्लस 6 है यहां पर भी है और यहां पर भी है, यानी जो प्लस का 6 वैल्यू है वो दोनों कंडीशंस को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। यानी यहां से आप विच इंप्लाइज जो के की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो दोनों कंडीशंस को लेकर के हमने यहां पर के की वैल्यू लिख दी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है यहां पर, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। यानी कि एक फादर और एक सन है, उनकी प्रेजेंट एज यानी प्रेजेंट एज जो है वो मान लो सन की जितनी है ना उसका 3 गुना और उससे 3 ज्यादा फादर की प्रेजेंट एज है। 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of son, determine their present age। पहले ना हम उनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं और फिर जो कंडीशंस दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन वो हमने मान ली x इयर्स। अब फिर उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ही कंडीशन दे रखी है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, यानी सन की जितनी एज है उसका 3 times करो और उससे 3 ज्यादा ये उसके फादर की प्रेजेंट एज है। आई रिपीट माई वर्ड्स, जितनी सन की एज है उसका 3 times करो और उससे 3 ज्यादा ये फादर की प्रेजेंट एज वहां पर है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए 10 years 3 years hence यानी 3 साल बाद। अब आप मान लो मेरी एज 10 years है तो 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी 10 + 3 13 होगी। मेरी एज 30 years है तो 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी 30 + 3 33 years होगी। तो ऐसे ही 10 साल बाद यहां पे इस सन की एज कितनी होगी वो होगी x + 10, इसकी एज कितनी होगी सॉरी 3 साल बाद तो x + 3 और इसकी एज कितनी हो जाएगी जितनी इसकी फिलहाल है उसमें 3 ऐड कर दो। अब इसके बाद कंडीशन बनती है कि 3 साल बाद फादर की जो एज है वो सन की एज से 2 गुने से भी आपका क्या है 10 ज्यादा है, 2 गुने से 10 ज्यादा है। मान लो यहां पे ये आपका 10 है तो ये आपका 30 है, इसका 2 गुना कर दें और उसमें 10 ऐड कर दें तब इसके बराबर बनेगा। देखिए जरा, इसका 2 गुना और उसमें 10,
अब मुझे इन दोनों को बराबर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसकी जितनी एज है उसको 2 से सब मल्टीप्लाई करके 10 सब ऐड कर दूं उसमें, तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों। तो यही तो वो कह रहा है कि सन की जितनी एज है उसके 2 गुने से 10 ज्यादा है, यानी इसका पहले तो आप 2 टाइम्स करिए और उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो दोनों की एज अब बराबर हो गई है और यहां से अब हम x की वैल्यू निकालने वाले। यही वो कंडीशन है जिससे हम x की वैल्यू पता लगाएंगे। यहां पर हो गया 3x प्लस में 6, यहां पे हो गया 2x प्लस में 6 प्लस 10, यहां से 2x को इधर ले आओ, 6 को इधर ले जाओ, 3x माइनस 2x, यहां पे 10 प्लस 6 माइनस 6, ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 10। यानी अब आप बता सकते हो प्रेजेंट एज ऑफ जो सन है वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स, एंड इसके बाद हम कहें कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, दैट इज 3 इंटू में 10 प्लस 3 यानी कि 33 ईयर्स। तो पहले हमने उनकी प्रेजेंट एज मान ली, आफ्टर दैट 3 साल बाद वाली कंडीशन लगा करके हमने दोनों की जो प्रेजेंट एज है उसको बता दिया है। Taxi charges in a city consist of fixed charge and the remaining charges depend upon the distance traveled। वो क्या कह रहा है कि जो एक सिटी है, पर्टिकुलर सिटी, उसमें टैक्सी चार्जेस जो हैं वो इस तरह से चलते हैं कि आपको एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता है, कि फिक्स्ड चार्ज तो है ही है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, फिर आप उसके बाद जितने किलोमीटर जाते हो उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, यानी पर किलोमीटर का उन्होंने कुछ तय कर रखा है, उसके हिसाब से देना पड़ेगा। अगर हमने उस हिसाब से 10 किलोमीटर की जर्नी की तो हमने 75 रुपीज दिए, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए हमने 110 रुपए दिए हैं। तो हमें वो फिक्स्ड चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है वो भी हमें बताना है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो लेट द फिक्स्ड चार्ज is rupees x and let the charge per kilometer वो कितना है, चार्ज पर किलोमीटर जो है वो है रुपीज आपका y, हमने ऐसा मान लिया। अब आप समझें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रही है, देखो हम कितना चल गए हैं, पहली बार हम 10 किलोमीटर घूमने गए तो हमें फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अब 1 किलोमीटर का हम देते हैं y रुपए, 1 किलोमीटर का हम दे रहे हैं y रुपए, तो 10 किलोमीटर का कितना देंगे भाई, चार्ज पर किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ किलोमीटर, तो 1 का दे रहे हैं y, तो 10 का हम देंगे 10y। फिक्स्ड चार्ज और 10 किलोमीटर के चार्ज को मिलाकर हमने दिए 75 रुपए, 75। ये पहली कंडीशन आ गई। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए फिक्स्ड चार्ज तो हमें यहां भी देना है। अब हम कितना घूमने गए हैं, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y और इसके लिए हमने दिए हैं 110 रुपए। अब ये तो कंडीशन हमारे पास आ गई, लीनियर इक्वेशंस बन गई x और y में। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमें x और y की वैल्यू मतलब फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर मिल जाएगा। तो फिर हम यहां पे क्या करने, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से कर देते हैं, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75, यहां पे x प्लस 15y इज इक्वल टू 110, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस का 5y और यहां पे आ गया आपका 10 माइनस 5 इज 5, यानी यहां पे बचा आपका 0, 10 माइनस 3 इज माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 डिवाइड में आ जाएगा, 35 बाई 5 यानी कि 7 आ गया। y की वैल्यू 7 हम रख देते हैं फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, पुटिंग y इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट में रख देते हैं, तो x प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 75, इधर ले जाइए, तो यहां पे 75 माइनस 70, x इज इक्वल टू 5,
यानी कि हमारे पास क्या आ गया है, फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया, फिक्स्ड चार्ज जो है वो x यानी कि ₹5 है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, चार्ज पर किलोमीटर जो है वो हमारे पास आया है ₹7, यानी फिक्स्ड चार्ज वो ₹5 लेते हैं और ₹7 हर किलोमीटर का लेते हैं। फिर वो कह रहा है हेंस फाइंड द चार्ज ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर, यानी कितना चार्ज लगेगा अगर हम 35 किलोमीटर की डिस्टेंस जाते हैं। तो चार्ज फॉर 35 किलोमीटर, चार्ज फॉर 35 किलोमीटर, ध्यान से देखिए फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा और 35 किलोमीटर y किलोमीटर के हिसाब से 35 y हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, x इज 5 और यहां पे 35 इंटू 7 यह आ जाएगा 5 प्लस ये हो गया ₹250, यानी कितना देना पड़ेगा हमें, ₹250 का हमारा जो चार्ज है वो बन जाएगा अगर हम 35 किलोमीटर इसी रेट में जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब जब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आप समझें कि हम किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, जैसे यहां x बाई ए है, x का कोफिशिएंट है 1/a और यहां पर x का कोफिशिएंट है 1/a स्क्वायर। यदि मैं a स्क्वायर के प्लेस पर यहां पे a बना दूं तो फिर सेम हो जाएगा। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड को, मल्टीप्लाइंग सेकंड बाई a, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहां x के मल्टीप्लाई में आएगा ax अपॉन a स्क्वेयर प्लस ay अपॉन b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a, a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी विच इंप्लाइज यहां पे आ जाएगा x बाई a प्लस ay बाई b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a, इसे नाम दे दो थर्ड। अब सेकंड जो है वो थर्ड बन चुकी है। अब आप ध्यान से देखें तो x बाई a का कोफिशिएंट यहां भी प्लस था और यहां भी प्लस था, बट जो हमने सेम बनाया है अगर उसका साइन सेम है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो फिर हम करेंगे सबट्रैक्ट, और अगर डिफरेंट है तो फिर ऐड कर देते हैं। तो यहां पे ये सेम है तो हम फर्स्ट में से सेकंड को थर्ड को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे x बाई ए प्लस ए वाई अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a, सबट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे y बाई बी, अभी हम केवल लिख रहे हैं माइनस ए वाई बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2a, यहां से y कॉमन ले लो और b स्क्वेयर आ जाएगा इसका एलसीएम, b से डिवाइड करेंगे तो बचेगा b माइनस b स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा b माइनस का a, यहां पर ध्यान से देखें तो b माइनस ए, बी स्क्वेयर डिवाइड में है, बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन में b माइनस ए आ गया, ये वाली सर टर्म्स सेम हो गई, कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई b स्क्वेयर। अब इस y की वैल्यू b स्क्वेयर को हम रख देते हैं फर्स्ट में, पुटिंग y इज इक्वल टू b स्क्वेयर इन फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा x बाई ए प्लस बी स्क्वेयर बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आएंगे, x बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, कैंसिल हो गया, एक इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, a इंटू में a, x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, यानी जो x की वैल्यू है वो हमारे पास a स्क्वेयर आ गई है और y की वैल्यू भी b स्क्वेयर आ रही है हमारे पास। तो आप समझ रहे हैं कोफिशिएंट को सेम करना है एंड देन अगर साइन सेम तो सबट्रैक्ट करेंगे और अगर साइन डिफरेंट रहता है तो एडिशन उसका हम कर देते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, अब देखिए उसने कहा है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, और फिर उसने कुछ नहीं कहा मेथड के बारे में, तो मेथड आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि यहां पे एलिमिनेशन यूज करना आपके लिए आसान रहेगा, सो दैट आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस नहीं होंगे। अब कैसे करेंगे, यहां पे y का जो कोफिशिएंट, अच्छा देखिए यहां पे आपका जो x और y है वो नीचे प्रेजेंट है,
अब इसमें दो तरीके बनेंगे, या तो 1/x या 1/y को आप थोड़ी देर के लिए कुछ और वैल्यू मान लें, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप वेरिएबल को ही 1/x रहने दें। देखिए यहां 1/x है, यहां y के ऊपर 3 प्रेजेंट है, यहां y के ऊपर 4 प्रेजेंट है। दोनों में अगर मैं इसे सेम बना देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पे फिर ये सेम हो जाएंगे, ऐड करने पर y वाली टर्म ही कैंसिल हो जाएगी और फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि या तो आप पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, वो तरीका पॉसिबल है, बट ये वाला आपके लिए आसान रहेगा। तो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 से, एंड सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से। यहां 4 से करेंगे, देखिए पूरी हो जाएगी, 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 44, इसे नाम दे दो 3, और इसको हम कर रहे हैं 3 से, तो 15/x माइनस 12/y इज इक्वल टू में यहां पे हो जाएगा आपका माइनस का 21, दिस इज 4। अब आप ध्यान से देखें तो यहां 1/y का साइन प्लस में है, यहां 1/y का जो साइन है वो माइनस में है। अब दोनों का सेम बन गया है बट साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट हो तो हम उसे ऐड कर देते हैं, और अगर साइन सेम हो, प्लस का या माइनस का, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों में साइन सेम बन रहा है, सो एडिंग 3 and 4। अब देखिए आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दो। 44 माइनस का 21, ये कैंसिल हो गया। यहां पे एलसीएम ले लो x, 8 प्लस 15 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 3 एंड 4 माइनस 2 इज 2, यहां पे आ गया 23/x इज इक्वल टू 23, ये कैंसिल हो गया। x को इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू में 1, यानी 1 की जो x की वैल्यू है वो तो हमारे पास 1 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, यहां पे रख देते हैं 2/1 प्लस 3/y इज इक्वल टू 11, इधर ले आओ, 3/y इज इक्वल टू 11 माइनस 2, तो यहां पे आ जाएगा आपका 3/y इज इक्वल टू 9, y इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 इंटू वाई, 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3/9, तो यहां पे y की वैल्यू आ गई 1/3, यानी x की वैल्यू आपके पास है 1 एंड y की वैल्यू आपके पास यहां पे 1/3 प्रेजेंट है। A railway half ticket costs half the full fare but the reservation charges are same for half ticket as on a full ticket। यानी कि आप समझे, एक रेल टिकट है, जो टिकट है उसको बुक करने का तरीका क्या है कि उस पे एक तो लगता है रिजर्वेशन चार्ज और प्लस एक उसका जो किराया है, ये होती है एक फुल रिजर्व्ड टिकट। अब अगर हम हाफ टिकट बुक करते हैं, जनरली अब इसका नाम ही हाफ टिकट है, मतलब उसका किराया तो आधा हो जाएगा, यानी जब आप हाफ टिकट बुक करोगे तो जो किराया है उसका तो आधा लगेगा, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे आप हाफ टिकट बुक करो या फिर फुल टिकट बुक करो, रिजर्वेशन चार्जेस सेम रहने वाले हैं। तो वो कह रहा है कि जब आपने एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक करी है स्टेशन ए से बी, तो 2530 रुपए लगे। उसके बाद अगर फिर आपने वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, एक फर्स्ट क्लास और टिकट फुल टिकट और एक हाफ टिकट अगर आपने बुक करी स्टेशन ए टू बी, तो 3810 रुपए लगे। तो हमें रिजर्वेशन चार्जेस और वो टिकट का क्या पैसा है वो हमें बताना है। तो हम यहां मान लेते हैं कि लेट द रिजर्वेशन चार्जेस आर, हमने मान लिया कि जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो क्या है, वो x रुपीज है। उसके बाद फिर हमने मान लिया कि लेट द फेयर ऑफ टिकट, फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट, फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट जो है वो रुपीज y है, वो y रुपीज है आपका। अब आप देखिए कॉस्ट ऑफ वन फुल टिकट, फुल टिकट का कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई, क्वाइट सिंपल है, रिजर्वेशन चार्ज प्लस में उसका जो किराया है ये हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ
एक और कंडीशन है उसमें, उसने 2 टिकट बुक करी है, कॉस्ट ऑफ 1 फुल एंड 1 हाफ टिकट, यानी एक तो फुल और एक हाफ टिकट का पैसा कितना हो जाएगा। देखिए फुल का तो इतना लग जाएगा, आप समझ रहे हैं कि एक तो फुल और एक हाफ, 2 टिकट है, तो फुल का तो इतना पैसा लगेगा, उसका रिजर्वेशन चार्ज प्लस उसका किराया। लेकिन जब हम हाफ टिकट के पैसे की बात करेंगे तो उसमें रिजर्वेशन चार्ज तो पूरा ही लगना है, रिजर्वेशन चार्ज में कोई चेंज नहीं आता, चेंज आता है किसमें, किराए को आधा कर लेते हैं, यानी फेयर आधा हो जाता है। तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और 1 प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा ये आपका 3y/2, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम कहें तो वो कहता है कि एक टिकट का जो प्राइस है यानी x प्लस वाई, देखिए हमने पहले निकाल दिया, एक टिकट का जो प्राइस है वो आपका कितना लगता है 2530 रुपए लगता है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में वो हमसे क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट दोनों, यानी कि 2x प्लस 3y/2, इसका जो पैसा लगता है वो 3810 रुपए लगता है सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y यानी रिजर्वेशन और उसका जो किराया है वो हमें यहां पर निकालना है। अब ध्यान से देखें आप, तो यहां पे फ्रैक्शन में 2 प्रेजेंट है, इस 2 को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3810। 2 को इधर ले आइए, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहां पे 2 इंटू 0 0 2 7620, यहां पे आ गया 7620, दैट इज, हाँ दिस इज यूर थर्ड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे है x प्लस वाई और यहां पे है आपका 4x, यदि यहां 4 है, मैं यहां भी 4 बना दूं तो यहां पे इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 4 से, तो यहां पे हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये आ गया, दिस इज योर फोर्थ। अब दोनों का कॉफिशिएंट सेम है, सिंबल भी सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, फोर्थ को, तो यहां पे आ गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7620, यहां पे 4x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10120, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस का y, यहां माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 0 में से 0 0, 2 में से 2 0, और यहां पे है 11 माइनस 6 इज 5, यहां पे बचा आपका देखिए यहां पे बचेगा 9, 9 माइनस 7 इज 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2500। अब y की वैल्यू आप रख दो फर्स्ट में, यहां पे पुट y इज इक्वल टू 2500 इन फर्स्ट, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 2500 इज इक्वल टू में, इसको इधर ले आइए, तो यहां पे आ जाएगा 2530 माइनस 2500, x इज इक्वल टू में 30, यानी रिजर्वेशन चार्ज तो बिल्कुल थोड़ा सा है, दैट इज 30 रुपए, तो आप लिख दोगे कि रिजर्वेशन चार्ज जो है वो कितना है, रिजर्वेशन चार्ज इज ₹30 एंड फेयर कितना है, फेयर जो है वो ₹2500 हमें यहां पे मिल रहा है। तो जो कंडीशंस थी उनको यूज करके हमने इक्वेशंस बनाई हैं एंड उन्हें सॉल्व कर लिया। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। क्या है कि जो फादर की एज है वो उसके 2 बच्चे हैं, उनकी एजेस का सम कर दें तो उसका 3 गुना है वो, ऐसा वो कह रहा है। आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of ages of the children, यानी 5 साल बाद उसकी उम्र 2 गुना हो जाएगी। तो आपको बताना है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर
is x years and let the sum of ages of children sum of ages of children is y years। यानी दोनों की एज का जब हम सम कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, y years आता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कहती है, या फिर मैं कहूं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि जो फादर की एज है वो दोनों सन की एज का 3 गुना है। यानी कि जो फादर की एज है ना, वो दोनों चिल्ड्रंस की जो एज है उसका 3 गुना, यानी जो x है वो इस y का जो है वो 3 गुना, यानी ये 1 है तो ये 3 है आपका। अब मुझे दोनों को बराबर लिखना है तो मैं यहां पर इसे 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर लिख दूंगा। सो x इज इक्वल टू 3y यहां से हमें मिल गया, और ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times। तो पहले तो हम 5 साल बाद की इनकी उम्र निकाल लेते हैं। आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर की एज कितनी हो जाएगी, देखिए अभी फिलहाल में उसकी उम्र x है तो उसके बाद में हो जाएगी x प्लस 5 years। क्वाइट सिंपल। सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, अब आप बोलोगे सर ये भी 5 बढ़ जाएगा इसमें और ये हो जाएगी y प्लस 5, लेकिन ये गलत है। कैसे, आप बोलेंगे सर क्या हो रहा है, देखिए यहां 2 बच्चे हैं, मान लो इसकी एज कुछ 3 साल है, इसकी एज कुछ 4 साल है आपकी। अब 5 साल बाद में बात करता हूं, इनका सम मान लो यहां पे आ रहा है 7, तो 5 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी 8 साल और इसकी उम्र हो जाएगी 9 साल आपकी। यानी दोनों में 5-5 जुड़ जाएंगे और दोनों की एज का जो सम है वो आ जाएगा आपका 70। यानी अगर आप डायरेक्ट सम में ऐड कर रहे हैं तो दोनों के 5-5 साल बढ़ाने पड़ेंगे, कि दोनों के 5-5 साल बढ़ जाएगी। तो यहां पे सम ऑफ एज ऑफ जो चिल्ड्रन है वो y प्लस 10 ईयर्स होगा। y प्लस 5 नहीं लिखना, अगर 5 लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 चिल्ड्रन है उनका सम है तो दोनों की 5-5 बढ़ेगी तो 10 साल बाद बढ़ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि 5 साल बाद जो फादर की एज है ना वो चिल्ड्रन की एज का 2 गुना है। यानी ये 1 है तो ये 2 है, आपका 2 गुना है। अगर मुझे दोनों को बराबर लिखना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगी। अब जरा चेक करिए, यहां पर है x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, ये सेकंड आ गई। अब आप ध्यान से देखें तो यहां मुझे x की वैल्यू सीधे सीधे दे रखी है, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेता हूं, ये x की वैल्यू मैं सेकंड में रख देता हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन सेकंड, तो यहां पे आ जाएगा 3y माइनस का 2y इज इक्वल टू में 15, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू आप रख दोगे फर्स्ट में, पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 यानी कि 45, x इज इक्वल टू 45। और प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 45 ईयर्स, यानी प्रेजेंट एज ऑफ जो फादर है वो क्या हो जाएगी आपकी, या फिर आप कह सकते हो कि एज ऑफ फादर जो है वो हो जाएगी 45 ईयर्स। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से हम कर रहे हैं कि हमने उनकी उम्र मान ली, फिर जो पहली कंडीशन थी वो लगाई, 5 साल बाद जब हम बात कर रहे हैं तो जो चिल्ड्रंस की एज का सम है वो प्लस में 10 होगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी, तो फादर की एज हमें 45 ईयर्स मिल गई। विजय हैड सम बनानाज, ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स A एंड B। विजय के पास कुछ बनानाज हैं, वो उन्हें 2 लॉट्स में डिवाइड कर देता है, लॉट
ए और ऐसा मान लो लॉट बी, या फिर कह सकते हो कि फर्स्ट लॉट या फिर सेकंड लॉट। इस तरह से दो अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड कर देता है। और वो कहता है ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹243 बनानाज, यानी इस पहले लॉट को वो क्या है कि ₹2 के 3 बनाना बेचता है। एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, और यहां पर एक बनाना को ₹1 का बेचता है तो उसको ₹400 मिल जाते हैं। सिमिलर वे में दूसरी कंडीशन दे रखी है, तो हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बनानास जो है वो विजय के पास कितने। अब हम यहां ना ऐसे मान लेते हैं कि उसके पास लॉट ए में लेट नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए, लॉट ए में हमने मान लिया x बनाना है, एंड लेट नंबर ऑफ बनानास इन, या फिर लॉट ए कहा है उसने या फर्स्ट लॉट कहा है, ओके ए एंड बी भी कहा है, इन लॉट बी। तो हमने मान लिया कि लॉट ए में x बनाना है और लॉट बी में आपके y बनानास है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हम प्राइस की बात करने वाले हैं। जो लॉट ए के बनाना है, लॉट ए के बनाना वो कैसे बेच रहा है, ध्यान से देखिए, 3 बनाना बेच रहा है ₹2 के। 3 बनाना जो है वो ₹2 के बिक रहे हैं, तो एक बनाना कितने का बिकेगा, वो बिकेगा आपका 2/3 रुपीज का। 3 बनाना ₹2 के, एक बनाना 2/3 रुपीज का, और हमारे पास लॉट ए में है कितने x, तो x बनाना कितने के बिक जाएंगे 2/3 ऑफ x, यानी जो इस फर्स्ट लॉट के बनानास थे वो आपके 2/3 रुपए के बिक गए, यानी कि पहले लॉट से हमें मिले 2/3 रुपीज प्लस में। अब लॉट बी को जो है वो किस रेट पर बेच रहा है, एक बनाना ₹1 का, तो y बनाना कितने के बिक जाएंगे y रुपीज के, 1 मल्टीप्लाई बाई y, और इन दोनों को मिलाकर के उसने कितने रुपए का बेचा, उन्हें ₹400 का बेचा, दोनों का प्राइस ₹400 मिला उसको। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 3, तो यहां पे 2x + 3y = 400, 3 को इधर ले आओ, 2x + 3y = 1200, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हम करते हैं। अब सेकेंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है हमसे, जरा देखेंगे आप, यहां पर इफ ही हैड सोल्ड फर्स्ट लॉट एट ₹1, यानी कि वो पहले लॉट को ₹1 का एक बनाना बेचे, एंड सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹445 बनानास, यानी कि लॉट 2 के 5 बनाना बिकते हैं ₹4 के, एक बनाना बिकेगा 4/5 का, और हमारे पास लॉट बी में है y बनानास, तो वो बिक जाएंगे 4y/5 के, और पहले वाले लॉट को ₹1 का एक बिक रहा है तो x बिक जाएंगे 1 × x, और दूसरे वाले लॉट के बिक जाएंगे 4y/5, और दोनों को मिलाकर के कितने रुपए जनरेट किए उसने, दोनों को मिलाकर के उसको मिले ₹460, 460। इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे आया 5x + 4y = 460, और यहां पे 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहां पे देखिए जरा क्या बनेगा, ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5x + 4y = यहां पे 0, 2300। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड। हम यहां से इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे, यानी लॉट ए में कितने बनाना है और लॉट बी में कितने बनाना है, और फिर दोनों को ऐड करके हमें टोटल बनाना मिल जाएंगे। तो हम यहां पे करते हैं, ध्यान से देखिए, यहां इसका कोफिशिएंट है 2, उसका है 5, इसका 3, उसका 4, तो मैं इसको तो कर देता हूं 5 से मल्टीप्लाई, और उसको कर देता हूं आपका 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर x का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा।
तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को तो करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। यहां फर्स्ट को 5 से, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15y, और 12 इंटू 5 होता है 60, ये हो गया 6000। इसको करना है 2 से, तो 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 4600। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया आपका 7y, और यहां पे आ जाएगा 0 0, 10 माइनस 6 इज 4, एंड यहां पे आ जाएगा आपका 5 माइनस 4 इज 1। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 200, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। इस y की वैल्यू 200 को फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दें, पुटिंग y इज इक्वल टू 200 इन फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू में 200 इज इक्वल टू 1200। यहां पे हो जाएगा 600, इधर ले आओ, 2x इज इक्वल टू 1200 माइनस 600, ये आ जाएगा 600, 2 डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 600 बाई 2 दैट इज 300, तो x की वैल्यू आ गई 300। अब यहां पे हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, यानी लॉट ए में कितने बनाना है, लॉट बी में कितने बनाना है, हमें बताना है कि विजय के पास कितने बनाना है। तो ना टोटल बनानास विजय हैव, विजय के पास टोटल बनानास कितने हैं, तो उसके पास x लॉट ए में, y लॉट बी में, यानी कि 300 प्लस 200, उसके पास टोटल 500 बनानास है, 500 बनाना विजय के पास वहां पे प्रेजेंट है। The students of a class are made to stand in complete rows. एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्लीट रोज में खड़ा किया जाता है, सभी को रोज में खड़ा किया जाता है आपका। If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. यानी अगर रोज के साथ हम थोड़ा सा ये कहते हैं कि कैलकुलेशन करें कि अगर हर रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दें तो वहां पर आपका एक रो कम बनेगी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, और अगर रोज में 3 स्टूडेंट कम कर दें तो वहां पे 2 रो एक्स्ट्रा बनेगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो फिर वहां पे उस क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे ये हमें बताना है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, ऐसा मान लेते हैं हम पहले। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, तो वो हमने मान लिया कि x स्टूडेंट आपके एक रो में है, और लेट हमने मान लिया कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो है y। अब आप समझें कि मान लो आप अपनी क्लास की बात कर रहे हैं, और आपकी क्लास को मान लो हमने 9 रोज में खड़ा कर दिया, और हर रो में हमने 10 बच्चे खड़े किए, तो आपकी क्लास में स्टूडेंट कितने हो गए, 9 रोज हैं, हर रो में 10 स्टूडेंट हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 9, 90 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। यानी जब भी जिस भी कंडीशन की हम बात करेंगे उसमें नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करने पर आपका मतलब रो में कितने स्टूडेंट हैं और कितनी रोज हैं उसको मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो यहां पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे स्टूडेंट इन अ रो नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रोज, वो हो जाएंगे एक्स वाई, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स वाई हो गए। अब पहली कंडीशन के हिसाब से करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन देखिए जरा क्या करी, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन द रो, अब एक रो में कितने स्टूडेंट है एक्स, यदि उसमें 3 ज्यादा हो जाए यानी x प्लस 3 हो जाए, तो अब रोज कितनी बन रही थी, वो कह रहा है देयर वुड बी 1 रो लेस।
अब रोज कितनी बन रही थी y, तो उनमें से एक कम हो जाएगी। अब आप ध्यान से समझो कि अब स्टूडेंट को इधर खड़ा कर लो, उधर खड़ा कर लो, तो टोटल नंबर तो आपका 90 ही रहने वाला है ना जो आप कर रहे हैं। तो हमने जो भी कंडीशन लगाई है वो इन्हीं स्टूडेंट्स के बराबर होगा, क्योंकि टोटल नंबर चेंज नहीं होने वाला, इधर उधर खड़ा करने से टोटल नंबर सेम रहेगा। मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स प्लस का 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, माइनस का x प्लस का 3y और इधर जाकर के प्लस का 3, ये पहली इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। वो क्या कह रही है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, यानी अब रो में से 3 स्टूडेंट कम कर दें, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो यहां पर 2 रो एक्स्ट्रा बनेंगी। और अब आप देख लो, कुछ भी कर लो, टोटल नंबर के ही बराबर रहेगा। यहां से आ गया एक्स वाई प्लस 2x माइनस का 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। यहां पे ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। यहां ध्यान से देखें तो ये प्लस का 3y है और यहां पर ये आपका माइनस का 3y है। तो हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पे हो जाएगा माइनस का x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3 और यहां पे हो जाएगा 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। यहां पे 3y से 3y कैंसिल हो गया, ये बन गया x और ये आ गया 9, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 9। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में पुट करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट, यहां पे पुट कर देते हैं, तो माइनस का 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 3। इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो यहां पे 3 प्लस 9, 3 डिवाइड में आ जाएगा, सो 12 बाई 3 दैट इज 4। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो हमें दोनों बातें मिल गई हैं। हमें क्वेश्चन में बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास x इंटू में y, यानी 9 इंटू 4 दैट इज 36 स्टूडेंट्स हमारे पास उस क्लास में प्रेजेंट है। आपको एक ही की पॉइंट माइंड में रखना है कि रोज कम कर दें और इधर कॉलम्स बढ़ा दें तो उससे टोटल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो टोटल है वो तब भी दोनों केस में सेम ही रहने वाला है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, यानी 2 आदमी हैं, उनकी इनकम का जो रेशियो है वो हमारे पास 9:7 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, उनके जो खर्चे हैं उसका रेशियो 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, यानी उन दोनों जो आदमी है वो हर महीने 2-2 हजार रुपए ही बचा पाते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो हमें उनकी मंथली इनकम्स बतानी है। तो पहले मैं उनकी मंथली इनकम्स मान लेता हूं, तो लेट मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी की जो मंथली इनकम है वो क्या हो जाएगी, इस x रुपीज हमने मान ली। एंड लेट मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की जो मंथली इनकम है वो हो जाएगी y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए, या फिर मैं अब एक और चीज मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी का खर्चा कितना है। आप ध्यान से देखो खर्चा अलग है और उनकी सैलरी अलग अलग है, तो उनका खर्चा भी अलग अलग होगा। अब मान लो आपको मिलते हैं 20,000 रुपए, आपको मिलते हैं 20,000 रुपए, उनमें से आप 18,000 रुपए का खर्चा कर देते हो, तो आपके पास बच गए 2,000 रुपए। ये एक जनरल एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे अपना खर्चा बता दीजिए कितना है, जब मैं आपको आपकी सेविंग दे दूं और सैलरी दे दूं, तो आप अगर सैलरी में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको आपका जो खर्चा हो रहा है
वो मिल जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, सैलरी में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो मिल जाएगा। तो सेम हम यहां पे कर सकते हैं कि हमारे पास उसकी सैलरी है और उसकी सेविंग है, यानी x माइनस 2000 रुपीज का वो खर्चा कर रहा है। एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी में से उसकी सेविंग सब्ट्रैक्ट कर दो। अब क्योंकि सेविंग दोनों की ही सेम है तो ये वाले रिजल्ट्स उसके एक्सपेंडिचर के आपको मिल जाएंगे। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से देखिए उनकी सैलरीज क्या है, एक्स वाई है। मैं उनका रेशियो ले लेता हूं एक्स अपॉन वाई, और इनका रेशियो क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है, दैट इज 9:7। तो मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे आ जाएगा 7x और इज इक्वल टू 9y, एंड यहां से आ जाएगा 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे इसके एक्सपेंडिचर से। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर हमने भी निकाल रखा है, x माइनस 2000 अपॉन y माइनस 2000 इज इक्वल टू 4:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहां पे, तो यहां पे 3x माइनस 6000 या 4y माइनस 8000, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 3x माइनस 4y और इधर आके प्लस का, यहां पे बचेगा माइनस का 2000। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो मैं इनके कोफिशिएंट्स इक्वल कर लेता हूं। यहां इसका कोफिशिएंट है आपका माइनस का 9, यहां पे 7 है और इसका है प्लस का 3। तो मैं इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 21 बन जाएगा, और इसको कर देता हूं 7 से तो ये भी 21 बन जाएगा, और फिर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 7। तो इसको 3 से करते हैं, ये हो जाएगा 21x माइनस का 27y इज इक्वल टू 0, और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 21x माइनस का 28y इज इक्वल टू माइनस का 14,000। सब्ट्रैक्ट कर देते, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये भी प्लस का हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। 28 माइनस 27 हो जाएगा y, और यहां पे आ गया प्लस का 14,000। y की वैल्यू प्लस का 14,000 आ गई, इसे हम फर्स्ट में रख देते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 14,000 इन फर्स्ट में रख देंगे, तो यहां पे आ जाएगा 7x माइनस 9 इंटू 14,000 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई होके इधर प्लस का हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू प्लस में 9 इंटू 14,000, 7 डिवाइड में आएगा और यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 2000 हो जाएगा 18,000, तो यहां पे आ गया 18,000। एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। एक्चुअली में एक्स और वाई ही उन मेंस की सैलरीज हैं, तो हम कहेंगे सैलरी ऑफ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की जो सैलरी थी वो क्या थी, एक्स, यानी 18,000 रुपए, एक की सैलरी 18,000 है। सेकंड पर्सन की जो सैलरी है वो है 14,000 रुपीज, यानी जो फर्स्ट पर्सन है उसकी जो सैलरी है वो आपकी 18,000 रुपए, सेकंड पर्सन की सैलरी 14,000। किस तरह से कर रहे हैं, हमने पहले उसकी सैलरीज मान ली, फिर उसका एक्सपेंडिचर निकाल दिया, फिर उसका सैलरी का रेशियो दे रखा था वो उसको कंपेयर कर लिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था उसको कंपेयर कर लिया, और हमने उनकी सैलरीज यहां पर बता दी है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 11. The number obtained by interchanging the digits of the given number exceeds that number by 63. Find the number. हमारे पास 2-digit नंबर कैसा होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आपका 42 एक 2-digit नंबर है। अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, 10 इंटू में 4 प्लस में 2, जहां पर 2 इसकी क्या है, यूनिट डिजिट है, और 4 इसकी क्या है, टेंस डिजिट है। तो ये डिजिट्स हैं इसमें, बाकी नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है।
जब भी आप 2 डिजिट का नंबर मानेंगे वो किस तरह से मानेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट द 2 डिजिट नंबर लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y, जहां पर y जो है वो यूनिट डिजिट है और x जो है उसकी टेंस डिजिट है। अब यहां पर वो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हम उन डिजिट्स की पोजीशन बदल देते हैं। अब डिजिट्स की जब पोजीशन बदलोगे तो ये 24 हो जाएगा, यानी 10 इंटू 2 प्लस 4, तो यहां भी पोजीशन बदल जाएगी। और जब पोजीशन बदलोगे, इंटरचेंज करोगे डिजिट्स को, तो नंबर या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। ध्यान से देखो, 42 था तो 24 हो गया, 24 को बदलोगे तो 42 यानी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा। वो कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स दैट नंबर बाय 63, यानी कि डिजिट्स को बदलने पर नंबर जो है वो बढ़ जाता है और वो इस नंबर से 63 ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, डिजिट्स को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें तो ध्यान से देखिए जरा क्या कह रहा है कि जो नया नंबर हमें मिला है ना 10y प्लस एक्स, ये उस पुराने वाले नंबर से 63 ज्यादा है, ये इससे 63 बढ़ गया। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैं यहां पे 63 ऐड कर दूं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 मिलेगा। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पे इसको इस तरफ ले आएंगे 10y प्लस एक्स, और यहां पे ये आ जाएगा माइनस का 10x प्लस वाई। दोनों देखिए दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग लेके आओगे, दोनों माइनस की हो गई, इज इक्वल टू 63। देखिए वही बात हो गई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 मिल जाएगा। यहां 10y माइनस वाई इज, ये हो जाएगा आपका 9y, 9y हो गया, और ये माइनस का 9x हो गया इज इक्वल टू 63। यहां पे 9 कॉमन ले लोगे आप तो माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 63, 9 से 7 टाइम, तो यहां पे आ गया माइनस का x प्लस y इज इक्वल टू 7। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। और एक और कंडीशन हमें दे रखी है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 11, यानी उस 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का जब आप सम करेंगे तो 11 आपको मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखिए डिजिट्स क्या है उसकी, x और y दोनों का सम कर दोगे तो 11 मिलेगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को यदि मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे x y मिल जाएगा और फिर मैं वो नंबर भी लिख पाऊंगा। तो यहां माइनस का x है, यहां प्लस का x है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 7, यहां पे आ जाएगा प्लस का x प्लस का y इज इक्वल टू 11, ऐड कर देंगे ये कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 18, और यहां 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 18 बाई 2 इज 9, सो y इज इक्वल टू 9। अब इस y की वैल्यू 9 को हम कहां रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का x प्लस का 9 इज इक्वल टू 7, इधर ले आएंगे 7 माइनस 9, माइनस का x इज इक्वल टू -2 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो हमें दोनों डिजिट मिल गई x और y। अब उन्हें यहां रख करके हम नंबर निकालेंगे। सो नंबर इज, वो है 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू में 2 प्लस 9, सो विच इज इक्वल टू 29, यानी कि वो जो नंबर है हमारा वो 29 मिलेगा। की पॉइंट यही है कि जब आप 2 डिजिट नंबर मानेंगे तो वो 10x प्लस वाई की तरह मानेंगे और फिर आप कंडीशन लगा करके वो नंबर निकाल पाएंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, कि किसी भी रेक्टेंगल, जो एक रेक्टेंगल हमें दे रखा है उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगा अगर उसकी लेंथ को हम 5 यूनिट रिड्यूस कर दें
और ब्रेड को 3 यूनिट्स बढ़ा दे। ऐसे ही सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम उस रेक्टेंगल की जो इस पर हमें काम करना है उसकी लेंथ ब्रेथ मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is x units and breadth of rectangle y units। यहां पे हमने मान लिया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो सिंपल एक्स वाई लेंथ इनटू ब्रेथ एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। अब इसमें जो जो कंडीशन जैसा जैसा कह रही हैं वैसे वैसे हमें करते जाना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ध्यान से देखिए जरा क्या कहता है कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर दें एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट्स, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया में से 9 यूनिट कम करने के बराबर होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि 5 यूनिट कम कर दिया, 3 यूनिट बढ़ा दिया, तो इससे एक एरिया मिलेगा और वो एरिया वो क्या कह रहा है कि जो ओरिजिनल एरिया है ना वो 9 यूनिट कम हो जाएगा। आप ऐसा कह दें जो एरिया पहले आ रहा था उसमें से 9 कम कर देंगे तो इतना एरिया हमें मिलेगा इन डायमेंशंस के लिए। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके जरा एक्स वाई में इक्वेशन बना देते हैं। एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y और इधर जाकर के प्लस का 15, 15 माइनस 9 इज 6। ये हमारी पहली इक्वेशन हमारे पास हो गई अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब क्या कह रहा है वो, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें, तो जो एरिया है वो आपका जो पहले एरिया था वो 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इस 6 को इधर ले आइए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 61। ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। देखिए मैं इसमें से या तो x का या y का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। यहां माइनस का 5 है, यहां प्लस का 3 है। इसको मैं कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई तो ये 15 बन जाएगा। इसको मैं कर देता हूं 5 से मल्टीप्लाई तो ये भी 15 बन जाएगा। माइनस प्लस के हैं, ऐड कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, उसको जोड़ देंगे इक्वेशन 2 में आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 5। तो इसको कर रहे हैं हम 3 से। जरा देखिए ये बन जाएगा 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 18। यहां पे आपका किसके साथ करेंगे इसे, 5 के साथ, तो ये हो गया 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 5 1 5, 5 6 30। यहां पे ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो गया, ये हो गया 19x इज इक्वल टू 8 5 13, कैरी आ गया 1 1 और 1 2 323। यहां पे हमारे पास ये आ गया है। इसके बाद 19 को इधर ले आइए, 323 बाई 19, 19 से इसे कैंसिल करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको, इट विल बी 323 को 19 से कर देते हैं डिवाइड, से 1 टाइम जाएगा, और 133, तो यहां पे आ जाएगा ये आपका 7, हाँ 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 17। 19 से ये 17 टाइम्स कैंसिल होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। तो यहां से सॉल्व करने पर x तो आ गया 17। अब इस x की वैल्यू 17 को हम रख देंगे या तो फर्स्ट में या सेकंड में, पुटिंग x इज इक्वल टू 17 इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दिया।
तो यहां पे जरा देखिए, यहां पे 3 इंटू 17 माइनस का 5y इज इक्वल टू 6, इसको इधर ले आइए, माइनस का 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 51, माइनस का 5y और यहां पे आ जाएगा माइनस का 45, माइनस से माइनस 5 से 9 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, लेंथ आ रही है 17 यूनिट्स, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ रही है, ब्रेड्थ हमारे पास आ रही है 9 यूनिट्स। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने रेक्टेंगल की डायमेंशंस को फाइंड आउट किया है। पहले हमने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ मान ली, उसका एरिया निकाल दिया, और फिर जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे कंडीशंस लगाई, इक्वेशंस बनी, तो सॉल्व करके हमें डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल मिल गई है। The sum of a two-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 132। यानी एक टू डिजिट नंबर और उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर जो नंबर मिलता है, दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 132 आता है। इफ द टू डिजिट्स डिफर बाई 2, और अगर उन दो डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो हमें नंबर्स बताने हैं। आप देखें कि अगर मान लो मैं एक टू डिजिट नंबर लेता हूं, लेट्स से 44, तो इसको आप कैसे लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, यहां पे आप इसे, यहां पे चलो 6 कर देते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर होगा। इसे लिखोगे 10 इंटू 4 प्लस 6, जहां पर जो 6 है वो क्या है, वो है यूनिट डिजिट, और जो 4 है वो क्या है, आपकी टेंस डिजिट है। तो जब आप एक टू डिजिट नंबर मानेंगे तो इसी फॉर्म का मानेंगे, लेट द टू डिजिट नंबर इज, हमने टू डिजिट नंबर मान लिया 10x प्लस y, जहां पर जो y है वो यूनिट डिजिट है और जो x है वो टेंस डिजिट है। अगर आप इस नंबर की डिजिट्स को चेंज करते हैं, यानी 64, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 4, यानी इनको बदल दें तो नंबर की जो डिजिट्स हैं वो बदल जाएंगी। सो नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10y प्लस में x। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यदि हम करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जरा देखिए क्या है कि दोनों नंबर्स, वो पहले वाला नंबर प्लस में डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर है, दोनों का सम करेंगे तो 132 मिलेगा। यहां पे हो गया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132। 11 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 132, 11 डिवाइड में आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 132 बाई 11, 11 से ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहां पे आ गई। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि वो कह रहा है कि दोनों डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है, सेकंड कंडीशन, अब दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। कि आप हो सकता है x माइनस वाई ले लो, तो उनका डिफरेंस देखिए, हमें नहीं पता कि x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा, क्योंकि नंबर जो है वो इस तरीके से हो सकता है कि अगर वो मान लो ऐसा हुआ 84, तो फिर उसकी टेंस डिजिट बड़ी है, 48 हुआ तो फिर उसकी यूनिट डिजिट बड़ी है। तो हम नहीं बता सकते कि x बड़ा है या y बड़ा है। तो यहां पे दो केस होंगे, जहां पर एक बार हम x माइनस वाई लेंगे, आपका उनका डिफरेंस 2 आ जाएगा, और एक बार y माइनस एक्स भी लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है। तो यहां पे केस फर्स्ट कि यहां पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी हमने x को बड़ा माना, तो x में से y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 2 आ रहा है हमारे पास, इसको हमने बोल दिया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहां कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 14, x से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, x की वैल्यू रख दो सेकेंड में, पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन सेकेंड, तो यहां पे आ जाएगा 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको इधर ले आइए, तो y यहां पे x इज इक्वल टू 7 हमने यहां पे रख दिया, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y को इधर और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 2, y इज इक्वल टू 5,
तो जो नंबर है वो क्या हो गया, नंबर इज 10x प्लस वाई, 10 इंटू में 7 प्लस में 5 यानी कि 75। केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 आपके पास रहेगा कि हो सकता है y बड़ा हो, तो फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 होगा, इसे मान लो थर्ड। अब एक बार फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर केस 2 हुआ तो फिर ये वाला नंबर बनेगा, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। तो यहां पे फिर से इन्हें ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट प्लस थर्ड। तो यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यहां पे माइनस एक्स प्लस का y इज इक्वल टू 2, कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 14 और यहां से y की वैल्यू 7 आ गई। पुटिंग y इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, पुटिंग y इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 12, यहां से इधर ले आइए, सो 12 माइनस 7, x की वैल्यू आ गई 5। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास, नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू 5 प्लस 7 यानी कि 57। या तो नंबर आपका क्या होगा 75 होगा, और या फिर नंबर आपका 57। दोनों ही केसेस हमने पढ़ लिए हैं। पहले वाली कंडीशन दोनों में सेम रहेगी, दूसरे वाली कंडीशन से अलग अलग नंबर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे।